सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माई क्लास नोट्स पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मानसून में पूर्वी जेट सिद्धांत क्या है, यानी मानसून के आगमन से लेके मानसून के प्रत्यावर्तन में पूर्वी जेट कौन सा रोल प्ले करती है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, मानसून के संबंध में पूर्वी जेट सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय वैज्ञानिक कोटेश्वरम एवं इंडोनेशियाई वैज्ञानिक येन ने की है। यह एक मौसमी जेट है, मतलब मौसम के अनुसार यह मौसम पे डिपेंडेंट होकर या इसका जन्म कह लें, जन्म होता है और फिर इसका मतलब ये समाप्त भी हो जाती है। ठीक, इसकी उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत पठार के गर्म होने से होती है। और आपको पता है तिब्बत का पठार प्रीकैम्बियन ग्रेनाइटिक चट्टान से बना है और क्षेत्रफल कितना है, लगभग 40 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और यह 4-5 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक, अब इस पठार का जो एल्बिडो है, एल्बिडो कम है। एल्बिडो कहने का मतलब है कि जो भी ऊष्मा का अवशोषण करेगा, ठीक, मतलब कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे कंस्ट्रक्शंस को क्या कहेंगे कि उसका एल्बिडो कम है। ठीक, और जो रिफ्लेक्ट कर देगा उसका एल्बिडो ज़्यादा होता है। जैसे सीमेंट के जो मकान बनते हैं तो सीमेंट का एल्बिडो कम होता है, ठीक, एज कम्पेयर टू मिट्टी। इसीलिए आजकल के घर गर्मियों में क्या होते हैं, सीमेंट वाले मकान में ये हीट को ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है, और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। जबकि मिट्टी के मकान, मिट्टी का एल्बिडो ज़्यादा है तो मिट्टी हीट को रिफ्लेक्ट करती रहती है, इसलिए मिट्टी के मकान जल्दी ठंडे हो जाते हैं गर्मियों में। ठीक है, तो इस पठार का क्या है, एल्बिडो कम है, अतः ऊष्मा के अवशोषण का कार्य करता है। आपको पता होगा कि कल हमने डिस्कस किया था कि जिसमें भी हाई टेम्परेचर होगा वो लो प्रेशर के जोन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो चूँकि यह पठार जो है वो ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, इसलिए यहाँ जाहिर सी बात है कि लो प्रेशर जोन का निर्माण होगा। ठीक, इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये तिब्बत का पठार है यहाँ पे। ठीक, अब सूर्य की किरण से क्या होता है, ये गर्म हो जाता है, और गर्म होता है तो यहाँ की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, और ऊपर उठ के जब ये क्षोभ सीमा के पास जाती है तो क्या ये विभक्त हो जाती है दो पार्ट में, एक इधर उत्तर और एक दक्षिण की तरफ, मतलब एक उत्तर की तरफ ये साइड और एक दक्षिण की तरफ। ठीक है, दक्षिण की तरफ ये जब ट्रैवल करती है तो इसका जो अवतरण होता है, ये अवतरण मतलब ये वायु पूरी नीचे आती है, कहाँ पे, हिंद महासागर के पास। ठीक है, हिंद महासागर में एक द्वीप है, मेस्करनी द्वीप। मेस्करनी, वैसे तो ये राइटिंग में लिखा हुआ है नीचे नोट्स में। यहाँ पे क्या करती है कि पूरी वायु राशि आके मतलब नीचे अवतलित होती है। आपको पता है कि वायु राशि अगर अचानक से हवा का पूरा एक बंडल आगे नीचे गिरे तो वहाँ पे क्या कर देगा, हाई प्रेशर जोन का निर्माण कर देगा। तो मेस्करनी द्वीप पे क्या होता है, हाई प्रेशर का निर्माण होता है, और इसके कंपैरिजन में तिब्बत का पठार लो प्रेशर जोन में रहता है। ठीक, और चूँकि ये जो पूर्वी जेट की दक्षिणी धारा है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करती है किस पे, हिंद महासागर पे, इसलिए इसमें अब क्या हो जाती है, नमी आ जाती है, और फिर आपको पता है कि हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो ये फिर मानसूनी वर्षा के रूप में, मानसूनी वायु राशि के रूप में पूरे भारत में वर्षा कराते हुए निकलती है। ठीक, इसको हम लोग अब थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के कर्क रेखा पर होने के कारण तिब्बत के पठार को ताप की प्राप्ति अधिक होती है, अतः यहाँ की चट्टानें गर्म होने लगती हैं। फलस्वरूप इस पठार की वायु गर्म एवं हल्की होकर वायु धारा या संवहन धारा के रूप में, कन्वेक्शन करंट जिसको बोलते हैं, ये क्या होती है, ऊपर उठने लगती है। ठीक है, तथा क्षोभ सीमा के पास जाकर कोरियोलिसिस के प्रभाव से, कोरियोलिसिस एक इफेक्ट है, इसको हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि कोरियोलिसिस क्या करता है कि ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, मतलब कोई इधर जाना चाहे तो इसको इधर मुड़ा देगा, और या फिर इधर की तरफ मुड़ा देगा। ठीक है, मतलब सीधा नहीं चलने देगा। ठीक,
काइंड ऑफ क्या है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, विक्षेपित बल है, ठीक है। तो जैसे ही यह वायु राशि जो तिब्बत के पठार से गर्म होकर ऊपर गई है, यह क्षोभ सीमा के पास पहुंचती है तो कोरिलेसिस अपना इफेक्ट दिखलाता है और उसके प्रभाव से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये जो हवा ऊपर उठी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अभी ऊपर डायग्राम में देखा हमने। इसकी दक्षिणी शाखा जो है ये विषुवत रेखा को पार कर जाती है और मेडागास्कर के पूर्व में, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये रहा तिब्बत का पठार, यहाँ से वायु राशि गर्म होकर क्षोभ सीमा तक आई और अब फिर ये पूरे विषुवत रेखा को पार कर जाती है इधर, ठीक। यहाँ विषुवत रेखा को पार कर कहाँ अवतलित होती है, मेडागास्कर के पूर्व में जो मस्करनी द्वीप है वहाँ पे, ठीक। दक्षिणी शाखा को पार कर मेडागास्कर के पूर्व में मस्करनी द्वीप के पास अवतलित होती है, जिससे मस्करनी उच्च दाब की उत्पत्ति होती है, ठीक। और तिब्बत पठार से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला यही प्रवाह पूर्वी जेट कहलाता है। तिब्बत के पठार से ये जो हवा निकली है, ठीक है, इसी को आगे क्या कहा जाता है, पूर्वी जेट का नाम दिया जाता है, ठीक। अब इसका और मैकेनिज्म है, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इस जेट के निम्न प्रभाव होते हैं। सबसे पहले इस जेट के निर्मित होते ही केरल के मालाबार तट पर मानसून स्फोट की घटनाएं होती हैं, मतलब मानसून का प्रवेश होता है। इसके द्वारा ITCZ नियंत्रित होती है। ITCZ कल हमने डिस्कस किया था कि एक लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक, लो प्रेशर का बेल्ट है। और कैसे बनता है, दोनों गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, इनके अभिसरण का ये क्षेत्र है ITCZ, ठीक, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और ये सूर्य के साथ साथ अपनी स्थिति को चेंज करता रहता है, ठीक। अगर सूर्य उत्तरायण होगा, उत्तर की तरफ जाएगा, तो ये भी खिसक के उत्तर की तरफ जाके बन जाएगी, ठीक। तो पूर्वी जेट जो है वो क्या ITCZ को भी नियंत्रित करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे। तो देखिए हमने ये देखा कि पूर्वी जेट की उत्पत्ति ही हो रही है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। यानी तिब्बत का पठार गर्म हो रहा है, तो गर्म हो रहा है इसका मतलब है कि हीट जनरेट हुआ, और जैसे ही हीट जनरेट हुआ तो जो ये ITCZ है, ठीक, ये आपको पता है कि लो प्रेशर जोन है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, जहाँ भी हाई टेम्परेचर होगा ये वहीं जाएगी, ठीक। तो जैसे ही तिब्बत का पठार गर्म होता है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, तो ये ITCZ जो है वो खिसक के तिब्बत पठार की तरफ जाने लगता है, ठीक। तो इसके द्वारा ITCZ नियंत्रित होती है। दूसरा, कभी कभी अल नीनो का वर्ष होने के बावजूद भी दक्षिण पश्चिम मानसून से समान वर्षा होती है, और उसका प्रमुख कारण पूर्वी जेट का काफ़ी मजबूत होना माना जाता है। देखिए अल नीनो का जो वर्ष, अल नीनो का मतलब है कि प्रशांत महासागर में जो पेरू तट है, पेरू, वहाँ का जो सागर का जल है, समुद्र का, वो आमतौर पर ठंडा है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि यह जल जो है ये गर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये ठंडा रहेगा तो हाई प्रेशर बना रहेगा पेरू के पास, और जैसे ही ये जल गर्म हो जाएगा तो लो प्रेशर बन जाएगा। तो ये जो प्रेशर में शिफ्टिंग हो रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जल के ठंडा और गर्म होने से, तो इससे क्या होता है कि मानसून पर असर पड़ता है, ठीक। तो अगर पेरू का तट लो प्रेशर जोन में चला गया यानी गर्म, तो भारत में मानसून जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और उस वर्ष को क्या कहेंगे, अल नीनो का वर्ष। अल नीनो का मतलब ये होता है एक तरीके से गर्म जलधारा, काइंड ऑफ, ठीक है। वैसे तो इसका मतलब दूसरा है, शाब्दिक अर्थ, ठीक है, लेकिन ये है क्या, बेसिकली ये गर्म जलधारा है, ठीक। तो कभी कभी अल नीनो का वर्ष होने के बावजूद भी भारत में मानसून डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि अच्छी बारिश हो जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि पूर्वी जेट काफ़ी मजबूत हो जाती है, ठीक। तो अब इन सारे कंसेप्ट्स को मिला के, मतलब ITCZ, पूर्वी जेट को मिला के और मोनेक्स अनुसंधान के फाइंडिंग्स को लेके कुछ जो समाकलित विचार हैं, मतलब मॉडर्न थॉट्स, उसको समराइज किया गया है कि भारत में कैसे मानसून आता है,
क्या उसका मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए 1973 में भारत एवं रूस के मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा मानसून पवनों के बारे में एक अनुसंधान मिशन चलाया गया था, जिसे मोनिक्स अनुसंधान कहते हैं। ये पढ़ा था हमने। इस अनुसंधान के द्वारा मानसून पवनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में तापीय निम्न दाब केंद्र की उत्पत्ति होती है। जैसे ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी जिस गोलार्ध में भारत अवस्थित है उसको ताप की ज़्यादा प्राप्ति होगी। ठीक, तो हाई टेम्परेचर का मतलब हुआ लो प्रेशर। तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में क्या होता है, तापीय निम्न दाब केंद्र की उत्पत्ति होती है। ठीक, इसी प्रकार सूर्य के उत्तरायण से ITCZ भी उत्तर की ओर विस्थापित होता है। ये कल देखा था हमने कि जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है ITCZ उत्तर की तरफ चला जाता है 20 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच ये जाके बन जाता है। तो एक तो ताप और दूसरा ये ITCZ का लो प्रेशर, ये दोनों मिलके ज़्यादा बड़े लो प्रेशर का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये कारण है। दूसरा, मई के अंतिम सप्ताह या जून का प्रथम सप्ताह जो होता है, उपोष्ण जेट हिमालय को पार कर तिब्बत पठार के उत्तर से प्रवाहित होने लगती है और तब तक तिब्बत के पठार के गर्म होने से पूर्वी जेट की भी उत्पत्ति हो जाती है और मेस्करनी उच्च दाब की भी। ये देखा हमने, पूर्वी जेट की उत्पत्ति और मेस्करनी उच्च दाब की। अब ये नेक्स्ट, ये आपको दिख रहा है उपोष्ण जेट। देखिए, जेट का मतलब होता है हवा की एक लहर। ठीक है, तो जब हम वायु राशियाँ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक उपोष्ण जेट फ्लो होता रहता है। ठीक है, यह आमतौर पर सर्दी में किधर होगा, हिमालय के उस पार रहता है। ठीक, और लेकिन जैसे ही गर्मी आती है ये हिमालय को पार कर भारत की तरफ आ जाता है, उपोष्ण जेट। ठीक है, और एक पूर्वी जेट। ठीक, तो ये दोनों मिल के क्या करती हैं, भारत में मानसून की दशाओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कौन कौन सी, उपोष्ण जेट और पूर्वी जेट। ठीक है, ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा देखते हैं, दाब पेटियों यानी प्रेशर बेल्ट के उत्तरी विस्थापन, उत्तर की तरफ जाने से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि के उच्च दाब एवं मस्करनी उच्च दाब। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी पार्ट, यहाँ भी एक हाई प्रेशर जोन का निर्माण होता है। एक मस्करनी के पास हाई प्रेशर जोन का निर्माण होता है और भारत में उस समय लो प्रेशर जोन का निर्माण होता है। ठीक, तो हवाएं जो हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती हैं। ठीक है, तो मतलब करती तो हैं हवाएं पार, लेकिन इतनी जल्दी इसको नहीं कहेंगे। थोड़ा देखिए, इसमें और 2-3 बातें हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि का उच्च दाब और मेस्करनी उच्च दाब के सम्मिलित प्रभाव से जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है वो 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत रेखा को पार कर जाती है। अब इसको हम लोग देखते हैं डायग्राम से। ये रहा अपना डायग्राम। देखिए, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या है, यहाँ भी हाई प्रेशर जोन का निर्माण होता है। ठीक है, और मेस्करनी में भी हाई प्रेशर जोन का निर्माण हुआ। अब यहाँ जो व्यापारिक पवनें फ्लो होती रहती हैं, ठीक, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, आपको पता नहीं, ये 0 डिग्री है बाय द वे। ठीक है, तो ये भी लो प्रेशर का जोन है। ये प्रेशर बेल्ट वेस्टर्न ज्योग्राफी में पढ़ना है, वहाँ ये सब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, व्यापारिक पवनें यहाँ फ्लो करती हैं इस तरीके से। तो ये व्यापारिक पवन जब विषुवत रेखा को पार करती है 0 डिग्री को, तो आपको पता है कि कोरिलेसिस अपना इफेक्ट दिखाता है और क्या करता है कि ये जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है दक्षिणावर्त, मतलब राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ऐसे बन जाती है जैसे ही विषुवत रेखा को पार करती है और इस तरीके से फ्लो होने लगती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये केरल का मालाबार तट है और यहीं पे सबसे पहले आके मानसून का आगमन हो जाता है। ठीक, तो बेसिकली ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन ही है जो कोरिलेसिस के इफेक्ट से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण के मैकेनिज्म हमने देखे कि एक तो ITCZ
और तिब्बत का पठार, इन दोनों के मिलने से लो प्रेशर जोन का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से जो हवा अवतलित हुई उसने मस्करनी उच्च दाब का निर्माण किया। फिर टेम्परेचर के इफेक्ट से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी एक उच्च दाब का निर्माण होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब मिल के क्या करते हैं, मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। और ये पूरा मैकेनिज्म किस टाइम पे हो रहा है, गर्मी के टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन ही क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन है। ठीक, और चूंकि यह पवनें उत्तर हिंद महासागर पर लंबी दूरी तय करती हैं, इसलिए इनमें आर्द्रता, नमी का समावेश हो जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में पर्वत विज्ञान के प्रभाव से वर्षा कराती हैं। मतलब पर्वतीय टाइप की वर्षा होती है हमारे यहाँ। यानी ये जो मानसून पवनें हैं ये पहाड़ से टकरा के, पर्वतों से टकरा के वर्षा कराती हैं। कल हमने देखा था कि वर्षा 3 तरीके से होती है। कौन कौन सी? एक होती है संवहनीय, दूसरी कौन सी होती है, पर्वतीय, और एक प्रकार कौन सा है, चक्रवातीय। ठीक, तो भारत में अधिकतर वर्षा कौन सी, किस प्रकार की होती है, पर्वतीय प्रकार की। अब देखते हैं मानसून स्फोट। मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में केरल के मालाबार तट पर होने वाली प्रथम मानसून वर्षा, जो मेघ गर्जन, बिजली की चमक एवं प्रकृति में मूसलाधार होती है, उसे ही क्या कहते हैं, मानसून स्फोट कहते हैं। मतलब यहीं से मानसून की शुरुआत होती है। परंतु मानसून स्फोट की यह घटना ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह के द्वारा नियंत्रित होती है। दरअसल मई के अंतिम सप्ताह तक उपोष्ण जेट मध्यवर्ती मैदान के ऊपर प्रवाहित होती रहती है, इसलिए मानसून पवनें भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। परंतु मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में उपोष्ण जेट के विस्थापन एवं पूर्वी जेट के प्रवाह प्रारंभ होते ही केरल के मालाबार तट पर मानसून पवनों का प्रवेश हो जाता है, जिसे मानसून स्फोट कहते हैं। कहने का मतलब है, किसी डायग्राम में नहीं, आपको एक नीचे डायग्राम है वहाँ दिखेगा। हाँ, देखिए, जिस समय केरल के मालाबार तट पे यहाँ बारिश होती रहती है, यहाँ पे मतलब मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होने वाला होता है, उस समय बेसिकली होता क्या है, मतलब मई जून के पहले हवाएं आ चुकी होती हैं, लेकिन वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। उसका रीज़न ये है कि उपोष्ण जेट, ये जो उपोष्ण जेट है ये अभी तक यहाँ प्रवाहित होती रहती है, जो डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ झुकी हुई है भारत में। इसका मतलब है कि इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी पट्टी की हवा अगर नीचे की तरफ झुकी हुई है, मतलब ये क्या कर देगी, यहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण करेगी। ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑलरेडी हाई प्रेशर है, तो हवाएं हाई प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ तो नहीं जाएंगी। इनको जाने के लिए क्या चाहिए, लो प्रेशर का जोन चाहिए। यहाँ पे लो प्रेशर बनना चाहिए। ठीक, जो बन नहीं पाता है उपोष्ण जेट की उपस्थिति के कारण। ध्यान रखिए, पूर्वी जेट नहीं है, उपोष्ण जेट है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मई या जून आता है, ठीक है, उस समय क्या होता है कि उपोष्ण जेट भारत को पार कर जाती है, हिमालय को पार करके ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगती है, मतलब भारत को छोड़ देती है। और जैसे ही ये छोड़ती है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पूर्वी जेट प्रवाहित होने लगती है फिर। ठीक है, और आपको पता है पूर्वी जेट लो प्रेशर जोन का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर से बनी हुई है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म था इसका। और हाँ, मतलब इसके होने से फिर क्या होता है, लो प्रेशर बन जाएगा, तो फिर ये हवाएं, ये जो मानसून पवनें हैं ये प्रवाहित होना शुरू कर देती हैं। ठीक, वैसे ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये लौटते हुए मानसून का है, लेकिन कंसेप्ट वही है। आगे देखते हैं फिर। तो अब देखते हैं कि मानसून का प्रवेश और उसकी शाखाएं। देखिए, यहाँ केरल के मालाबार तट से प्रवेश होती है और एक शाखा, अब चूंकि हवाएं हैं ये हर तरफ से आ रही हैं, ठीक है, तो एक शाखा यहाँ से प्रवेश कर गई, दूसरी शाखा इधर से गुजरात के कच्छ होते हुए निकल गई,
एक शाखा यहाँ से, मतलब ये कौन सा है, यहाँ सूरत वगैरह पड़ेगा, ठीक है, सूरत भावनगर ये सब यहाँ से प्रवेश कर गई। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की आकृति के कारण उत्तर हिंद महासागर की मानसून पवनें दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। एक अरब सागर की मानसून शाखा और दूसरी कौन सी है, बंगाल खाड़ी की मानसून शाखा। अरब सागर की मानसून शाखा, इसमें 3 बड़ी शाखाएं निर्मित होती हैं। प्रथम शाखा केरल के मलाबार तट और गोवा एवं कर्नाटक के कन्नड़ या कनारा तटीय प्रदेशों में प्रवेश करती है और पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पर्वतीय वर्षा कराती है। और वर्षा की मात्रा पश्चिमी घाट पर्वत पर ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है। ठीक है, वर्षा कराती रहती है हवाएं, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। जबकि यही मानसून पवनें पश्चिमी घाट को पार कर प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में उतरती हैं, मतलब तमिलनाडु क्षेत्र में। जब ये यहाँ से वर्षा कराते हुए हाइट पर जाके फिर इधर उतरती हैं तो क्या होता है, इनमें पानी खत्म हो चुका होता है। ठीक है, तो ये वहाँ वर्षा करा नहीं पाती और क्या बन जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, कहने का मतलब है। तो देखिए, तो जब यही पवनें पश्चिमी घाट को पार कर प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में उतरती हैं तो यह रुद्धोष्म उष्मन की प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं, एडियाबेटिक हीटिंग। एक प्रक्रिया है जिसमें आयतन यानी वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करके टेम्परेचर को रेगुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं जानना हमको, एडियाबेटिक हीटिंग। तो प्रक्रिया इसी रुद्धोष्म उष्मन की प्रक्रिया से क्या हो जाती है, हवाएं गर्म हो जाती हैं और वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करने लगती हैं। ठीक है, अब जो अरब सागर की दूसरी शाखा है वो मुंबई के निकट नर्मदा ताप्ती घाटी से प्रवेश करती है तथा इस शाखा से उत्तर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं कभी कभी झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक वर्षा होती है। ठीक है, और अरब सागर की जो तीसरी मानसून शाखा है वो गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप से प्रवेश करती है और यहाँ के गिर, मांडव और जूनागढ़ की पहाड़ी में क्या है, टकराकर वर्षा कराती है। चूँकि अरावली इस मानसून पवन के शाखा के समानांतर है इसलिए यह रुक नहीं पाती और पश्चिमी राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। ये हमने कल देखा था पूरी डिटेल में। ठीक है, पुनः यही शाखा शिवालिक श्रेणी से टकराकर भाबर एवं तराई प्रदेशों में वर्षा कराती है। ठीक, तो यह अरब सागर की जो मानसून शाखा है उसकी 3 उप शाखाएँ थी। ठीक, अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब अरब सागर के समान बंगाल की खाड़ी में भी मानसून की 3 बड़ी शाखाएँ निर्मित होती हैं। इसकी प्रथम शाखा पूर्वांचल की पहाड़ी में प्रवेश करती है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, तथा पूर्वांचल एवं शिवालिक से टकराने के बाद यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगती हैं, इस साइड यहाँ से प्रवेश करेगी पूर्वांचल से और पश्चिम की तरफ फ्लो करना शुरू करेगी तथा मैदानी राज्यों में वर्षा कराती हैं, बिहार, पश्चिमी नहीं, पूर्वी यूपी। ठीक है, तथा वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करती जाएगी इसमें नमी की मात्रा कम होती जाएगी, तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, पूरब से पश्चिम की ओर घटेगी। बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा जो है वो खासी की पहाड़ियों में प्रवेश करती है और वहाँ मूसलाधार वर्षा कराती है। ठीक है, और जबकि इसकी तीसरी शाखा महानदी एवं गंगा डेल्टा में प्रवेश करती है। अन्य छोटी छोटी शाखाएं भी बनती हैं जिनसे तटीय आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। अब भारत में मानसून के प्रवेश की तिथि देखते हैं और वर्षा का वितरण। सबसे पहले ये देखिए, केरल के मलाबार तट पे कब आएगी, 1 जून को। ठीक, फिर जून 5 को यहाँ पे, जून 10 को ये कनाडा तट के आसपास प्रवेश करती है, जून 15 और जुलाई 1 इसमें ये काठियावाड़ और जो गुजरात का काठियावाड़ प्रदेश है उधर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और यही ये 10 जून का ही जो है ये इस तरीके से यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करते हुए इस साइड निकल जाती है। ठीक, तो ये क्या है, एवरेज डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून है। ठीक है, मतलब मानसून के आगमन की डेट है ये, जून 1 से शुरू होता है ये। ठीक, और जुलाई होते होते तक पूरे भारत में ये वर्षा करा देती हैं, है ना। आगे चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा मानसून के पूर्वानुमान की जो घोषणा की जाती है
इसके लिए वह 16 स्थान से आंकड़े उठाती है, जिसमें कुछ वायुमंडलीय, कुछ जलीय तथा कुछ स्थलीय आंकड़े होते हैं। स्थलीय आंकड़ों में तिब्बत का पठार, कि वहाँ कौन सा अभी हाई प्रेशर बना कि नहीं बना, ठीक है, कि लो प्रेशर बना कि नहीं बना, ये देखते हैं, मतलब टेम्परेचर देखते हैं बेसिकली तिब्बत के पठार का। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग यानी राजस्थान, ठीक है, कुछ पोर्शन गुजरात का, वहाँ का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि, ठीक है, यहाँ की भी देखते हैं, मतलब हर जगह का टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं ये लोग। प्रशांत महासागर में पेरू तट, तो ये देखा था हमने मैकेनिज्म। ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि में जब हाई प्रेशर निर्माण होता है तो क्या बनता है, मतलब मानसून में सहायक होता है। मैस्करनी उच्च दाब भी इसमें होगा ही, मैस्करनी के का भी टेम्परेचर नोटिस किया जाता है, ठीक है। और पेरू तट का टेम्परेचर किस लिए, ये देखने के लिए कि कहीं अल नीनो का वर्ष तो नहीं है ये, मतलब धाराएं गर्म तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो भारत में मानसून डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। एवं दक्षिण हिंद महासागर में मैस्करनी द्वीप के वायुमंडलीय दाब के आंकड़ों के आधार पर मानसून के आने की पूर्व तिथि की घोषणा की जाती है, ठीक है, जो ऊपर दिए गए तिथि के अनुरूप होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जब संपूर्ण देश में थोड़ी न थोड़ी वर्षा होती है, उस समय तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पूरी तरीके से शुष्क रह जाता है, ठीक, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है ये। तो इसके क्या कारण है, दो कारण है। पहला कारण कि बंगाल खाड़ी की जो मानसून पवनें हैं वो कोरोमंडल तट के समानांतर होती हैं, मतलब बंगाल खाड़ी से जो भी शाखा चलेगी वो इस तरीके से चलती है। हमने देखा कि इसकी एक शाखा इधर से प्रवेश करती है और ऐसे निकल जाती है, दूसरा खासी की पहाड़ियों में प्रवेश करती है, इस तरीके से निकलती है, ठीक। तो मतलब ये कोरोमंडल तट के तो पैरेलल ही मूव कर रही है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है कि अरब सागर की मानसून शाखा के लिए कोरोमंडल तट भी वृष्टि छाया प्रदेश है। ये दूसरा नहीं है, ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ये है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके लिए क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र का प्रदेश बन जाता है, मतलब न इससे वर्षा होती है न इससे वर्षा होती है, कहीं से वर्षा नहीं हो पाती इसमें। देश के शेष हिस्सों में औसत वार्षिक वर्षा का वितरण निम्न प्रकार से है। सबसे ज़्यादा कहाँ वर्षा होगी, देखिए ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, कहाँ कहाँ, एक तो ये रहा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा, ठीक। दूसरा ये चेरापूंजी और मौसिन नाम का जो इलाका आपको दिख रहा है मेघालय में, वहाँ 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा। उसके बाद जो पर्पल कलर का दिख रहा है यहाँ पे 200 से 400 तटीय प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि यहाँ से बंगाल की खाड़ी और यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है, तो आगमन वाले क्षेत्र में तो ये वर्षा कराएंगे ही, ठीक। उसके बाद ये जो स्काई मतलब ब्लू दिख रहा है, ब्लू टाइप का, ब्लू नहीं क्या बोलेंगे इसको, थोड़ा डीप स्काई ब्लू जो दिख रहा है, वहाँ वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर। तो पूरे जो मैदानी इलाके हैं ये सब क्या है, और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो सटे हुए हैं मानसून के क्षेत्र में पड़ते हैं, इसके फ्लो के डायरेक्शन में, वहाँ पे क्या होगा, अच्छी खासी वर्षा होगी 200 सेंटीमीटर तक। उसके अलावा ये सब बाकी जितने बच गए वहाँ कम वर्षा होती है, 60 से 100, 40 से 60, ठीक। और जो राजस्थान का इलाका है वहाँ तो भाई बहुत ही कम होगा, फिर ये 0 से 20 सेंटीमीटर। तो ये मानसून का हमारा क्या हो गया कि कहाँ कहाँ कितना पानी गिरता है, ये था। लक्षद्वीप और अंडमान में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय तूफान। इन्हें मानसून पूर्व वर्षा भी कहते हैं, जो अप्रैल और मई के महीने में स्थलीय एवं जलीय ताप एवं दाब के अंतर से उत्पन्न होते हैं। ये एक प्रकार के तड़ी झंझा होते हैं जिनमें तेज गति की पवनें एवं फुहारे के साथ वर्षा होती है तथा कभी कभी ओलावृष्टि की घटनाएं भी हो जाती हैं, ठीक। तो इनको अलग अलग नामों से अलग अलग इलाकों में जाना जाता है। केरल के तटीय प्रदेश में इसको मैंगो शॉवर बोला जाता है, आम्र वर्षा। यह वर्षा मानसून पूर्व वर्षा है जो आम के फसल के पकने को, मतलब आम को तैयार कर देती है पकने के लिए, ठीक। केरल एवं कर्नाटक के तटीय प्रदेश में चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। इनसे कॉफ़ी के जो फसल होती है उसमें फूल आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में इसको क्या बोला जाता है, काल बैसाखी, क्योंकि एक तूफान है जिसमें तेज गति की पवन एवं फुहारे के रूप में वर्षा होती है। इससे थोड़ी वर्षा असम में भी होती है जिसे बारदोली छेड़ा कहते हैं, ठीक। और यह वर्षा चाय, पटसन और चावल की कृषि के लिए लाभदायक होती है।
नॉर्वेस्टर असम एवं पूर्वोत्तर भारत में इसको क्या बोला जाता है? नॉर्वेस्टर। ठीक। और लू एक उच्च ताप वाली शुष्क एवं धूल भरी पवन है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान एवं पंजाब के मैदानों में होती है तथा यह संपूर्ण मैदानी राज्यों को प्रभावित करती है। ठीक। कभी कभी लू ITCZ में प्रवेश कर जाती है तथा ऊपर उठकर थोड़ी वर्षा करा देती है जिससे शाम का समय जो है वो सुहावना हो जाता है। अब हम देखेंगे, हमने मानसून का आगमन देख लिया, अब देखेंगे मानसून का प्रत्यावर्तन, मतलब मानसून लौटता कैसे है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून ये कैसे आया था। सूर्य उत्तरायण हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में लो प्रेशर का निर्माण हुआ, ITCZ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, पूर्वी जेट बहना शुरू हुई और उपोष्ण जेट हिमालय को पार करके उस साइड चली गई। तो क्या हुआ? मानसून स्पोर्ट हुआ, मानसून का आगमन हो गया। ठीक। अब लौटता कैसे है? लौटते मानसून को उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। ठीक है, ये कल हमने देखा था कि डायरेक्शन इसका उत्तर पूर्व से आता हुआ नज़र आता है ये, इसलिए इसको उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, लौटते मानसून को। तो इसका क्या कारण है? इसका है कि सूर्य का दक्षिणायन हो जाना, मतलब अब उतने टेम्परेचर की प्राप्ति नहीं होगी कहाँ? भारत में या उत्तरी गोलार्ध में। और भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में क्या हो जाएगा? फिर हाई प्रेशर बन जाएगा, ITCZ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, दक्षिण की तरफ, पूर्वी जेट समाप्त हो जाएगा और उपोष्ण जेट जो है वो वापस भारत की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो उपरोक्त कारकों के सम्मिलित प्रभाव से सितंबर के प्रथम सप्ताह से मानसून का प्रत्यावर्तन प्रारंभ हो जाता है, मानसून लौटना प्रारंभ करता है। ठीक। मानसून के प्रत्यावर्तन के समय भारतीय उपमहाद्वीप पर महाद्वीपीय पछुआ पवन का प्रभाव रहता है। अब चूंकि ये पवनें पश्चिम की तरफ से आती हैं इसलिए आर्द्रता रहित रहती हैं, क्योंकि पश्चिम में कोई समुद्र है नहीं। परंतु जब यह महाद्वीपीय पछुआ कर्क रेखा को पार करती है तो इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। ठीक। इसलिए इसे उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून या शीत ऋतु का मानसून कहते हैं। ठीक। और जब यह लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी के ऊपर लंबी दूरी तय करता है तो इसमें आर्द्रता शामिल हो जाती है और इसी लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। ठीक है। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तट में होने वाली वर्षा का संबंध न केवल लौटते हुए मानसून से है बल्कि ITCZ के दक्षिणी विस्थापन से भी है। और अंडमान सागर में इस समय क्या होता है? चक्रवात बनने शुरू होते हैं। ठीक। छोटे छोटे डिप्रेशन बनने शुरू हो जाते हैं अंडमान सागर में। तो लौटते हुए मानसून के समय आपने देखा ग्रीष्म के समय यहाँ रहेगी उपोष्ण जेट और शीत के समय फिर से भारत में प्रवाहित होने लगेगी। ये लौटते हुए मानसून का है, सितंबर 1 से इसका रिट्रीट शुरू हो जाता है, मतलब वापसी। ठीक। सितंबर 15 में यहाँ रहती है, अक्टूबर 1 में यहाँ पे, नवंबर 1, नवंबर 15 और 1 दिसंबर तक होते होते ये क्या होगी? भारत को पार कर जाती है और अंडमान में जनवरी तक। ठीक है। अब बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ। शीत ऋतु में उत्तर भारत में होने वाली वर्षा का संबंध पश्चिमी विक्षोभ से है। शीत ऋतु में एक वर्षा हुई तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे। ठीक है। इसका रीजन हमने देखा, इसका रीजन था लौटता हुआ मानसून। अब यहाँ भी शीत ऋतु में वर्षा होती है, मैदानी भागों में भी। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक। पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार के शीतोष्ण चक्रवात और वातावरीय तंत्र होता है। वातावरीय तंत्र कहने का मतलब है कि जब एक गर्म वायु राशि और एक ठंडी वायु राशि जब आपस में मिलती हैं तो गर्म वायु राशि क्या करती है कि ठंडी वायु राशि को नीचे दबा देती है और ये आपस में सर्कुलेट होना शुरू करके चक्रवात का निर्माण कर देती हैं, जिसको शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर के ऊपर यूरोपीय महाद्वीप की शीत वायु राशि और भूमध्य सागर एवं अफ्रीकी महाद्वीप की गर्म वायु राशि के मध्य तापमान एवं आर्द्रता के अंतर से इसकी उत्पत्ति होती है। किसकी? पश्चिमी विक्षोभ की। तथा ये महाद्वीपीय पछुआ पवन एवं जेट के द्वारा भारत की ओर लाए जाते हैं। मार्ग में फारस की खाड़ी एवं कैस्पियन सागर से इसमें आर्द्रता का संवर्धन होता है और इससे थोड़ी बहुत वर्षा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में भी होती है, जिससे वहाँ अफीम की खेती को लाभ मिलता है। ठीक। देखिए, भूमध्य सागर के पास यहाँ से क्या होता है
गर्म वायु राशि जाती है और जो यूरोप की शीत वायु राशि है यहाँ पे चक्रवात का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसी समय हम देख रहे हैं ये कब की बात हो रही है, सितंबर की बात हो रही है, शीत ऋतु। ठीक है, और इसी समय हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, भारत में उपोष्ण जेट का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, ITCZ खिसकना शुरू हो जाती है नीचे की तरफ। ठीक, अब ये जो उपोष्ण जेट प्रवाहित हो रही है, ठीक, भारत से, ये क्या करती है कि इस चक्रवात को लेके इधर आना शुरू करती है। ठीक, और मार्ग में कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है, यहाँ से ये नमी का अवशोषण कर लेती है और इसको लाके भारत के मैदानी राज्यों में वर्षा करा देती है। तो इसी को क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, कहाँ जनरेट हुई है, ये जनरेट हुई है भूमध्य सागर पे। भारत में कैसे आई, तो भारत में आई है उपोष्ण जेट के सहारे। ठीक, और आके भारत में वर्षा करा देती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और थोड़ी थोड़ी वर्षा ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी कराती है क्योंकि रास्ते में ही मिलते हैं वो भी। अब इसका पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश और प्रभाव क्या क्या है भारत में, तो नवंबर से मार्च तक इस विक्षोभ के आगमन का समय है। कभी कभी ये मध्य अप्रैल तक आते हैं। दिसंबर जनवरी में इनकी आवृत्ति अधिक होती है और ये आते हैं तो होता क्या है, शीतकाल में रात्रि का अचानक से तापमान बढ़ जाता है। यह इस विक्षोभ के आगमन का सूचक है। इस विक्षोभ से पश्चिमी हिमालयन राज्य, मैदानी राज्यों में शीतकालीन वर्षा होती है और वर्षा की मात्रा मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। ठीक, क्योंकि ये इधर से ही आती है पश्चिम से, तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। इस विक्षोभ से औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर का मध्य होती है, परंतु यही अल्प वर्षा रबी की फसल यानी गेहूँ, तिलहन, इन सब के लिए क्या है, संजीवनी का काम करती है। इस विक्षोभ से पश्चिमी हिमालय की श्रृंखलाओं पर हिमपात होता है तथा हिमपात की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ती है। इस विक्षोभ के पीछे वाला भाग में शीत वाताग्र होता है जिसमें कपासी वर्षक बादल होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। देखते हैं एक बार, देखिए यही इस तरीके के बादल आपको दिखेंगे। इसके किस वाले भाग में, इसके पीछे जो भाग है वहाँ पे आपको कैसा दिखेगा, इस तरीके के बादल दिखेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे शीतोष्ण वाताग्र रहता है। वाताग्र हमने देखा कि क्या होता है, शीत वायु राशि और गर्म वायु राशि के आगमन से होता है, मतलब मिलन से। तो आगे आगे क्या रहता है, इस वाताग्र में आगे रहती है मतलब गर्म वायु राशि, गर्म खंड, गर्म वायु, ये आगे रहती है। तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। बीच में गर्म खंड होता है और यहाँ पे फिर शीत वायु राशि होती है और इसके जस्ट पीछे, शीत वायु राशि के पीछे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ये जो सामने आपको दिख रहा है, इस तरीके के बादल दिखेंगे। ठीक है, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं कपासी वर्षक बादल, जिनसे कभी कभी मूसलाधार वर्षा एवं ओलावृष्टि की घटनाएं होती हैं और ओला फसलों के लिए हानिकारक होती है। ठीक, वे कुछ मेंस के लिए क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति पर हिमालय एवं तिब्बत पठार की भूमिका का विश्लेषण करिए। भारतीय मानसून पर अल नीनो के प्रभाव की चर्चा करिए। भारतीय मानसून विविधता में एकता स्थापित करती है, समझाइए। लेक्चर 1 में देखा भी था हमने। ग्रीष्म ऋतु में, मतलब इस वीडियो के पार्ट 1 में देखा था। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय तूफान की सूची बनाइए और उनके सामाजिक आर्थिक प्रभाव की चर्चा करिए। भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून प्रणाली के साथ जुआ खेलती है, उदाहरण पूर्वक समझाइए। ये मतलब मानसून प्रणाली में जितनी अनसर्टेनिटी है उस पर क्वेश्चन है। फिर पूर्वी जेट एवं मोनेक्स अनुसंधान के विशेष संदर्भ में भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं कार्यप्रणाली को समझाइए। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे किसी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो भारत की जलवायु है वो कंप्लीट होता है। ठीक, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख के फिर हम भारत की वनस्पति पे को देखेंगे कि भारत में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ इनका मतलब कैसे कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।